A very good morning and Jai Hind, my dear students. Welcome back to online classes. Students, yesterday we have started exercise 9.2 and we have completed up to question number 4. Now today we are going to start with question number 5th. Okay. And the question is, ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC. Students, in this question, a trapezium is given. So पहले हम एक trapezium draw कर लेते हैं. This is a trapezium A, B, C, D. Okay. In which AB is parallel to DC. This AB side is parallel to this DC side and AD is equal to BC. ये जो AD है ये BC के equal है. ठीक है. If CE is drawn parallel to AD meeting AB at E. अगर हमने यहाँ से CE को एक लाइन ज्वाइन कर दी such that this CE is parallel to AD meeting AB at E, जो AB को E पर मीट कर रही है, तो we have to prove 3 things here. यहाँ पर हमें A, B, C 3 पार्ट्स गिवन है और ये तीनों पार्ट्स हमें प्रूव करने हैं. ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम गिवन लिख देते हैं. क्या क्या गिवन है यहाँ पर? What is given in the question? It is given that ABCD is a trapezium. And in this trapezium, this AD is parallel to CE and DC is parallel to AB. ये दोनों आपस में parallel है और ये दोनों साइड आपस में parallel है. ठीक? To prove. यहाँ पर to prove में क्या लिखेंगे? जो A पार्ट है, आप बुक में से देख के A पार्ट पूरा लिख लीजिएगा, B पार्ट पूरा B पार्ट, C पार्ट पूरा C पार्ट. ठीक है? Now solution. अब इसका हम सॉल्यूशन करते हैं ए पार्ट का. सबसे पहले ए पार्ट में हमें ये प्रूव करना है कि दिस AECD इज अ पैरेललोग्राम. अब स्टूडेंट्स, जब भी हमें कोई भी क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम प्रूव करना होता है, तो अगर हम ये प्रूव कर दें, जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज होती है उनमें से जो भी 4-5 प्रॉपर्टीज हमने आपको बताई है, उसमें से कोई भी एक चीज अगर आप प्रूव कर दोगे तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये एक पैरेललोग्राम है. ठीक है. तो पहली प्रॉपर्टी क्या बताई थी आपको कि ऑपोजिट साइड्स, दोनों पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड या कोई भी एक पैरेलल होता है. ठीक है. अब यहां पर देखिए, फ्रॉम द गिवन कंडीशन, गिवन में ये दिया हुआ है कि ADEC के पैरेलल है, मतलब ये दोनों साइड्स तो आपस में पैरेलल हो गई. एंड दिस इज आल्सो गिवन कि दिस कंप्लीट क्वाड्रिलेटरल इज अ ट्रेपेजियम. और स्टूडेंट्स, अगर ट्रेपेजियम है और यहाँ पर ये गिवन है कि ये DC जो है ये पूरा AB के पैरेलल है, और एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि एक साइड अगर दूसरी साइड के पैरेलल है तो उस साइड का अगर मैं छोटा सा पार्ट भी ले लूं तो वो भी इसके पैरेलल होगा. इन द सेंस कि DC AB के पैरेलल है, तो मैं ये भी बोल सकती हूँ स्टूडेंट्स कि ये जो DC है ये AE के भी पैरेलल होगा, बिकॉज AE, ये जो E पॉइंट है ये AB पर ही लाई हो रहा है. ठीक है. जैसे कि एक लाइन इसके पैरेलल है, तो ये वाली लाइन इस लाइन के एक छोटे से पार्ट के भी पैरेलल होगी. तो सेम लॉजिक इज अप्लाइड हियर कि अगर DC AB के पैरेलल है तो DC AE के भी पैरेलल होगा, क्योंकि E इज अ पार्ट ऑफ AB लाइन. ठीक है. E उसी पॉइंट, उसी लाइन पर लाई कर रहा है. तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर इसके सॉल्यूशन में? हियर DC इज पैरेलल टू AE एंड AD is parallel to EC. तो दोनों पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल आ गई यहाँ पर. ये इसके पैरेलल हमने बता दिया, ये इसके पैरेलल बता दिया. तो therefore AECD is a parallelogram. ठीक है. हमने पैरेलल बता दिया, तो ये एक पैरेललोग्राम है. ठीक है. नाउ अब हम बी पार्ट में आते हैं. बी पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना है स्टूडेंट्स कि ये जो AD है वो EC के इक्वल है. ठीक है. अब वो कैसे प्रूव होगा स्टूडेंट्स? अभी हमने फर्स्ट पार्ट में ये प्रूव कर दिया कि ये वाला एक पैरेललोग्राम है. और स्टूडेंट्स, अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा. तो पैरेललोग्राम की दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं. तो इफ दिस इज अ पैरेललोग्राम, देन दिस साइड शुड बी इक्वल टू दिस साइड and this side should be equal to this side. Opposite sides should be equal to each other. तो हम यहाँ पे लिखेंगे as AECD is
a parallelogram, as AECD is a parallelogram, so as AECD is a parallelogram, therefore we can say that this AD is equal to EC and दूसरा पेयर कौन सा है, DC is equal to AE। तो यही हमें प्रूफ करना था कि ये जो AD है वो EC के इक्वल है। तो हमारा सेकंड पार्ट भी यहाँ पर प्रूफ हो गया। जो ये सेकंड पार्ट है ये फर्स्ट पार्ट से लिंक था, फर्स्ट पार्ट आपने प्रूफ किया तो सेकंड ऑटोमेटिकली प्रूफ हो गया। ठीक, अब हम चलते हैं पार्ट नंबर सी पर। पार्ट नंबर सी पर हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो ट्रायंगल बना है CEB, दिस CEB ट्रायंगल इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये स्टूडेंट्स हमें प्रूव करना है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है कि कोई भी ट्रायंगल की अगर दो साइड्स इक्वल होती है तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। अब यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे, सिंस सबसे पहले हम लिखते हैं सिंस इट इज अ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम है तो हम ये बोल सकते हैं कि AD EC के बराबर है। ठीक है, AD EC के बराबर है, यहाँ पे लिख देंगे AD इज इक्वल टू EC। रीजन क्या दोगे, AECD इज अ पैरेललोग्राम, AECD एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, AECD क्योंकि एक पैरेललोग्राम है तो AD EC के इक्वल होना चाहिए, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट कि दिस इज अ आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। तो गिवन था ना ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, मैंने आपको पहले भी बताया कि जब नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होती है तो वो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होता है। तो यहाँ पर ये गिवन है कि ये जो AD है ये BC के बराबर है, बट AD इज इक्वल टू BC, दिस वाज गिवन इन द क्वेश्चन। ये चीज तो क्वेश्चन में ही दी थी कि AD BC के बराबर है और ये हमने प्रूव करा अभी फर्स्ट पार्ट में। अब दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखिए, दोनों इक्वेशन को हम ध्यान से देखने पर आप देखोगे कि LHS पार्ट आर सेम, यहाँ पर भी AD है, यहाँ पर भी AD है। तो जब भी दो इक्वेशंस में LHS या RHS कोई भी एक साइड अगर बिल्कुल एक जैसी हो तो उसका जो दूसरा साइड होता है वो ऑटोमेटिकली इक्वल होता है। तो देखो ये AD के इक्वल है तो यहाँ पर EC BC के इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय 1 and 2, by equation 1 and 2 we can say that EC is equal to BC, EC BC के इक्वल आ गया। अब यहाँ पे फिगर पे देखिए EC is equal to BC। अब इस ट्रायंगल की अगर दो साइड्स इक्वल आ गई है, hence we can say that triangle CEB, sorry, so triangle CEB is an isosceles triangle। लास्ट में आप ऐसा लिख देंगे कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्या दिया हुआ है, द साइज ऑफ द ऑब्ट्यूज एंगल ऑफ अ रोम्बस इज ट्वाइस द साइज ऑफ द एक्यूट एंगल। और स्टूडेंट्स यहाँ पर साइज की बात हो रही है एंगल की, ठीक है, तो वो एक दूसरे का डबल है, ऑब्ट्यूज वाला एक्यूट के डबल है। तो वी हैव टू फाइंड एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल की वैल्यू क्या होगी, दैट वी हैव टू फाइंड। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक रोम्बस बना ही लेते हैं तो हमें ज्यादा क्लियर होगा। लेट्स सपोज ये कोई एक रोम्बस है। आप स्टूडेंट से जब आप कॉपी में बनाते हो तो आप मेजर करके बनाया करो। वेट, वी ड्रॉ अनदर डायग्राम ताकि आपको एक्यूट और ऑब्ट्यूज में कंफ्यूजन ना हो। Let ABCD is a rhombus and what is given, the size of the obtuse angle of a rhombus is twice the size of the acute angle। obtuse angle का जो भी measurement है वो acute का double है and we have to find acute angle। तो given क्या है हमें यहाँ पर, ABCD is a rhombus and obtuse angle का size, तो obtuse ये होगा स्टूडेंट्स, दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल एंड दिस इज एक्यूट एंगल। ठीक है, तो हम यहां पर मान लेते हैं, यहां पे लिख देते हैं साइज ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल इज ट्वाइस ऑफ साइज ऑफ एक्यूट एंगल। ये जो कंडीशन गिवन थी वो हमने सब गिवन पे लिख दिया। ठीक है, टू फाइंड
हमें क्या फाइंड करना है? एक्यूट एंगल। कितने डिग्री का एक्यूट एंगल है, दिस वी हैव टू फाइंड। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? लेट अस सपोज दैट, हम मान लेते हैं कि लेट द एक्यूट एंगल बी x। लेट द मेजर ऑफ एक्यूट एंगल इज x। अगर एक्यूट एंगल x है, ये x है, तो ऑब्ट्यूज कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? इट विल बी 2x ऑब्वियसली, क्योंकि जो ऑब्ट्यूज है वो एक्यूट का डबल है, तो एक्यूट में x मान लेती हूँ तो ऑब्ट्यूज 2x हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे? हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ यू नो दैट अ रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, और अगर ये पैरेललोग्राम है तो उसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। तो अगर ये 2x है तो ये भी 2x होना चाहिए, ये x है तो ये भी x होना चाहिए। ठीक है, 2x, ये x 2x 2x। अब हम यहाँ पर ASP लगा सकते हैं, तो लेट द एक्यूट एंगल बी x, सो ऑब्ट्यूज एंगल विल बिकम, so obtuse angle will be 2x. Now by angle sum property of a quadrilateral, we can write angle A plus angle B plus angle C plus angle D is equal to 360 degrees. तो A की वैल्यू क्या है? x, B की 2x, C की x और 3 की 2x equal to 360। अब यहाँ पर इन्हें ऐड कर लेते हैं, क्या आएगा? 6x equal to 360। ये 6x आ गया, तो x की वैल्यू आ गई 360 अपॉन 6। ये एक्यूट एंगल आ गया हमारा 60 डिग्रीज। सो देयरफॉर एक्यूट एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। और अगर क्वेश्चन में स्टूडेंट्स ऑब्ट्यूज एंगल भी पूछा जाता तो आप एक्यूट को डबल कर दीजिए, ऑब्ट्यूज भी लिख दीजिए यहाँ पर, कभी एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। जो उसका ऑब्ट्यूज एंगल है वो 120 डिग्री होगा, डबल होगा उसका, क्योंकि एक x था तो दूसरा 2x था। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Question number 7. What is given in the question? The diagonals of a rhombus ABCD intersect at O. एक ABCD rhombus है, A B C D, जिसके diagonals O पर intersect हो रहे हैं। They are intersecting at O. If AC is equal to 12, this AC length, it's 12 centimeter. BD is 16 centimeter. This is 16 centimeter. Find the length of its side. आपको लेंथ की साइड फाइंड करनी है स्टूडेंट्स की, कितने सेंटीमीटर की होगी, और आपको पता होना चाहिए कि रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम इसमें क्या करेंगे? इसमें हमें थोड़ी रोम्बस की प्रॉपर्टी का पता होना चाहिए कि रोम्बस की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। पहले लिख देते हैं, ABCD इज अ रोम्बस। ये एक रोम्बस है where AC is equal to 12 centimeter and BD is equal to 16 centimeter. ठीक है, this much information is given in the question. To find, हमें क्या फाइंड करना है? यहाँ पर कोई भी एक साइड लिख लेती हूँ, क्योंकि एक सारी साइड इक्वल होती है, तो मैं मान लेती हूँ हमें AB की डिस्टेंस फाइंड करनी है। ठीक है, कि ये AB कितना है, AB पता, जो AB होगा वही सारी साइड्स होगी। सॉल्यूशन, अब हम इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? इसके सॉल्यूशन करने से पहले एक बात हम डिस्कस कर लेते हैं कि स्टूडेंट्स जो रोम्बस होती है उसकी डायगोनल प्रॉपर्टी क्या होती है? कि द डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। रोम्बस की डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करती है और 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करती है, आपस में इक्वल नहीं होती है। ठीक है, वो तो यहाँ से क्लियर हो ही रहा है, एक 12 एक 16 है, तो ये इक्वल तो है नहीं, पर ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करती है। अब स्टूडेंट्स अगर ये बाइसेक्ट कर रही है, दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि अगर ये पूरी 12 सेंटीमीटर की दी है क्वेश्चन में, तो दिस साइड शुड बी 6 सेंटीमीटर, दिस साइड शुड बी 6 सेंटीमीटर, क्योंकि इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट हो रही है। सिमिलरली अगर ये 16 सेंटीमीटर है स्टूडेंट्स, सो ये हो जाएगी 8 सेंटीमीटर और ये साइड होनी चाहिए 8 सेंटीमीटर, राइट? ठीक है, अब आप फोकस करेंगे ओनली ऑन दिस ट्रायंगल।
ठीक है, सिर्फ इस ट्रायंगल पे फोकस करते हैं हम। मैं इसको थोड़ा सा अलग से बना लेती हूँ ताकि आपको क्लियर हो। इसको मैंने अलग से बना लिया। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री ओ पे बन रहा है। ठीक है, ये बी है, ये ए है। ठीक है, नाउ ओ ए, फिगर में देखिए ओ ए कितना दिया हुआ है, इट्स 6 सेंटीमीटर, ओ बी इट इज 8 सेंटीमीटर, एंड हियर वी हैव टू फाइंड ए बी। क्या हम पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर यूज कर सकते हैं? आपने 7th क्लास में सबने पढ़ा है कि जब भी एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो वी कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम। एंड व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम? कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस is equal to the sum of the square of perpendicular and base. राइट एंगल ट्रायंगल में स्टूडेंट्स जिस पे ये एंगल बनता है दिस इज कॉल्ड बेस, जिस ये जो स्ट्रेट लाइन है दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, और ये जो 90 डिग्री के ऑपोजिट वाली साइड होती है ये होती है हाइपोटेनियस। तो कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम ये होती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, दिस इज कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम। तो द सेम थ्योरम वी विल अप्लाई हियर इन दिस ट्रायंगल एंड वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ हाइपोटेनियस और वैल्यू ऑफ ए बी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए ओ बी। इस फिगर को आप चाहो तो रफ में बना सकते हो, इसे वैसे बनाना नहीं है, आप अपनी समझने के लिए बना सकते हो साइड में। इन ट्रायंगल ए ओ बी बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम वी नो दैट हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, नाउ आई एम रबिंग दिस पार्ट। ठीक है, अब हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पर, ए बी था, परपेंडिकुलर क्या है आपका, इट्स ओ बी। ओ बी भी ले सकते हो और ओ ए भी ले सकते हो, इट डजंट मैटर्स, इससे आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर एंड बेस कैन बी इंटरचेंज्ड। ये हो गया। अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। ए बी हमें नहीं पता तो वी विल राइट ए बी एज इट इज। ओ बी इज 8 सेंटीमीटर, 8 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर। ठीक है, सारी वैल्यूज पुट कर दी। और ये हाफ हाफ क्यों लिया ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये बाइसेक्ट हो रहा था स्टूडेंट्स। पूरी 16 थी तो 8 हो गया, पूरी 12 थी तो वो आपका हो गया 6, तो ये हो गया 8 8 64, 6 6 36। तो ए बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 100 और ए बी की वैल्यू आ गई अंडर द रूट 100, और अंडर द रूट 100 है मतलब इसका स्क्वायर रूट निकालने की तो ये आएगा इट्स 10 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दैट मीन्स अगर ये 10 आ गया आपका तो ये भी 10, ये भी 10, ये सारे 10 सेंटीमीटर के हो गए। ठीक है, क्योंकि रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती है तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेंस the length of side of rhombus is equal to 10 सेंटीमीटर की साइड आ गई आपके पास। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा 7th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हमारे जो 8, 9 और 10 बचे हैं क्वेश्चन वो मैं नेक्स्ट वीक के वीडियो में कवर करूंगी। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड लर्निंग। थैंक यू।